था क्वेश्चन मैंने इसलिए इसमें डाला है, मैं बता रहा हूँ ये थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले कुछ वीडियो अपलोड कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन कीजिए, उसको मैंने पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। तो पीडीएफ में आपको मिलेगा, आप उसको केवल क्या कर लेंगे, आपको पढ़ लेना है। तो दोस्तों चलिए हरि का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण उत्पन्न कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए, डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन इन डीसी जनरेटर। यहाँ पे आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये क्या मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं जनरेटर का एकमात्र उद्देश्य है कि वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मतलब क्या है कि जो आर्मेचर होता है, मतलब जो कॉइल होता है, कंडक्टर होता है, वो रोटेट करता है, घूमता है, कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में। तो भाई फ्लक्स करते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो वो ईएमएफ को निकालने का फार्मूला क्या होगा, यू हैव टू डिराइव इट। इसी को आपको क्या करना है, डिराइव करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिसन टू मी केयरफुली। सबसे पहले आपको फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला है क्या, 5PNZ/60A। जितने भी मशीनों में टर्म हैं उस सबको ऊपर लिखना है और पैरेलल पाथ को नीचे लिखना है। अब ये क्या होता है आगे हम डिसाइड कर भी आपको हम बताते हैं। मतलब जितने भी मशीनों में टर्म होते हैं, टर्म मतलब फ्लक्स होता है, पोल होता है, स्पीड होती है, कंडक्टर होता है, जितने भी टर्म होते हैं उसको ऊपर लिख देंगे। केवल 60A आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो नीचे आपको नहीं दिख रहा है उसको मैं हटा दूंगा। जो यहाँ पे आपको नीचे नहीं दिख रहा है इसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये नीचे आपको दिखेगा नहीं ठीक से। अब यहाँ देखिए मैं इन बातों को इसलिए लिख लिया हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। यहाँ पे देखिए हमें जब ईएमएफ इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों को तो जानना ही पड़ेगा। बेसिक से ही ईएमएफ इक्वेशन निकलेगा। तो बेसिक क्या है, फैराडे का नियम है। फैराडे का नियम क्या है, किसी कंडक्टर में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा, N/dt। आप कहेंगे सर आप माइनस क्यों नहीं लगाए, देखिए वो लेंज का नियम है, केवल डायरेक्शन बताता है। तो हमें यहाँ डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, यहाँ बस आपको क्या करना है, डिराइव करना है। तो N/dt ये फार्मूला है फैराडे साहब का, ये जानते हैं। ये कंडक्टर टर्न हमने A1 मान लिया है, एक मान लिया, इसलिए N यहाँ पे नहीं होगा, केवल क्या होगा यहाँ पे सीधे d/dt होगा। d/dt मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर समय अंतराल में, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड जो भी हो, एक पर्टिकुलर समय में कितना फ्लक्स कट रहा है उन्हीं का ये रेशियो है। ठीक है, तो मतलब अगर हमको टाइम ड्यूरेशन मिल जाए, टोटल फ्लक्स मिल जाए, तो हम आसानी से ईएमएफ इक्वेशन एक कंडक्टर का निकाल सकते हैं। तो हमारा अब उद्देश्य क्या है कि पर्टिकुलर कितने समय में कितना फ्लक्स कट रहा है इसको निकालना। ठीक है, तो मैं अभी जो बता रहा था कि आप पहले फार्मूला रट लीजिएगा और जितने भी टर्म है उसको ऊपर लिख दीजिएगा, बाकी चीज़ें नीचे कहीं कोने में ये काम करिएगा। कहीं आप कहीं कोने में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, पेंसिल से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद बेटा इन सारे टर्मों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा पहले। जैसे फाई क्या है, टोटल पोल फ्लक्स पर पोल है वेबर यूनिट में। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल है, पोलों की संख्या है। एन क्या है, आरपीएम में स्पीड है, रोटेशन पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में कितने साइकिल हो रही हैं वही आपका आरपीएम है। जेड क्या है, टोटल कंडक्टर है। इनके बारे में पहले ज़रूर लिख दीजिएगा, तब आप डेरिवेशन स्टार्ट करिएगा। ठीक है, डेरिवेशन में पहला टर्म d/dt होगा। अब इसमें एक पर्टिकुलर टाइम में कितना फ्लक्स कट रहा है वही हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो मशीन की स्पीड आपने क्या मान लिया है, N/rpm मान लिया है, N/rpm। इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में पर मिनट, मतलब 1 मिनट में N रोटेशन, मतलब N चक्कर मशीन घूम रही है। मतलब अगर कहना है कि मशीन की स्पीड 1400 आरपीएम है तो इसका मतलब 1 मिनट में 1400 चक्कर मशीन लगा रही है। अगर 1500 आरपीएम है तो 1 मिनट में 1500 चक्कर लगा रही है। वही मान लीजिए N आरपीएम स्पीड है तो 1 मिनट में आपका क्या, N चक्कर मशीन लगा रही है। तो N चक्कर बराबर 1 मिनट, क्योंकि भैया हमें एक चक्कर का समय देखना है कि कितना हो रहा है। तो एक चक्कर में कितना समय लगेगा, N इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/n मिनट।
जो भी चीज़ें होती इधर डिवाइड हो जाती हैं। आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं 1/n मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो यहाँ पे मिनट के जगह पे 60 रख दिया तो 60/n सेकेंड। यानी कि मशीन जब एक चक्कर घूम जाएगी तो इतना समय लगेगा। कितना लगेगा? 60/n। तो एक चक्कर का समय तो हमें मालूम चल गया। अब हमको एक चक्कर का समय जब मालूम चल गया तो एक चक्कर में कितने फ्लक्स कट रहे हैं आपको ये भी मालूम करना पड़ेगा, तभी हम रेशियो को डिवाइड करके आप लगा सकेंगे। तो अब एक चक्कर का समय तो मालूम चल गया भाई, n चक्कर बराबर 1 मिनट, एक चक्कर बाई 1/n मिनट, यानी कि एक चक्कर बराबर 60/n सेकेंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये फ्लक्स निकालना होगा, टोटल फ्लक्स एक चक्कर में कितने कट रहे हैं। तो ये बताइए, अगर मशीन एक पोल 5 फ्लक्स दे रही तो दूसरा पोल भी 5 देगी, तीसरा पोल भी 5 देगी, चौथा पोल भी 5 देगी, यानी कि सब मिलकर के अगर 4 पोल है तो टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है? 4 5। तो मशीन में 4 पोल है तो ठीक है, 8 पोल है तो 8 5, 16 पोल है 16 5, यानी कि जितने पोल हैं उतने मल्टीपल में 5 आपका टोटल फ्लक्स होगा। अगर मशीन में मान लीजिए P पोल हैं तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? P5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक पोल का फ्लक्स अगर मालूम है तो कितना हो नंबर ऑफ पोल का फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। तो P पोल का टोटल फ्लक्स क्या हो गया? 5P हो गया। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम इसी फार्मूले में इसको रख लेते हैं, d5 जगह पे 5P लिख दिए और एक चक्कर का समय कितना लगा? 60/n सेकेंड लगा। n ऊपर चल गया 5PN/60। ये देखिए एक स्टेप में मैंने इतना आपने कर लिया। इसको हो सकता है नीचे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझाने के लिए मैं यहाँ पे किया हुआ हूँ। ठीक है, नोट्स में जैसा लिखा है वैसे आप एग्जाम में लिखिएगा। ये हो गया आपका 5PN/60। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने एक कंडक्टर का टोटल आपने EMF निकाल लिया। एक कंडक्टर का आपने निकाला, लेकिन एक ही कंडक्टर तो नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं, तो उसमें हमें टोटल EMF निकालना है। तो ए समांतर पाथ में टोटल कंडक्टर मान लीजिए Z है। अब ये समांतर पाथ क्या है? समांतर पाथ का मतलब रास्ता, जो करंट जिससे होकर के निकलती है, जिससे होकर के इंटर करती है। जनरेटर है तो निकलेगी, मोटर है तो इंटर करेगी। तो जितने रास्ते होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? समांतर पाथ बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि बाइंडिंग कौन सी है, लैप है कि आपका वेव है, लैप बाइंडिंग या वेव है। यही 2 प्रकार की बाइंडिंग आर्मेचर में होती है। ध्यान रखिएगा, डीसी मशीन में हमेशा क्लोज बाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डीसी मशीन में हमेशा क्लोज बाइंडिंग होती है और एसी मशीन में हमेशा ओपन बाइंडिंग होती है। ठीक है, उन चीज़ों कारणों को आगे हम देख लेंगे। देखिए, लैप और वेव के बारे में बता दूं। लैप का मतलब क्या है? अगर किसी कॉइल का लास्ट सिरा अगले कॉइल के पहले सिरे से कनेक्ट है, आप ऐसे कह सकते हैं जब वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके आगे बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक, इसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग। ये पैरेलल बाइंडिंग होती है, और पैरेलल में क्या बढ़ता है? करंट बढ़ता है। यानी कि ये क्या है? हाई करंट लो वोल्टेज के लिए ये बाइंडिंग आपका उपयोगी है। वेव वाइंडिंग क्या होती है? एक तरंग की तरह कंटिन्यूस आगे की ओर भागती है, मतलब सीरीज वाइंडिंग होती है। सीरीज वाइंडिंग मतलब वोल्टेज आपका ज़्यादा होगा, सीरीज में सारे कॉइलों का वोल्टेज एड होता चला जाएगा। पढ़े ही हैं, रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। उसी तरह से कॉइल सब कनेक्ट होंगे तो सारे के वोल्टेज एड होते जाएंगे, तो वोल्टेज इसका ज़्यादा होगा और करंट कम होगा। तो जहाँ हाई वोल्टेज की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ हाई करंट की ज़रूरत होगी वहाँ पे लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि समांतर पाथ क्या है। देखिए, लैप वाइंडिंग देखिए इस तरह से मान लीजिए 2 पोल का स्लॉट है, तो ये एक दूसरे के ऊपर लगातार एक दूसरे के ऊपर ओवरलोप होते हुए अपने क्या करेगी? एक दूसरे से कनेक्ट होती जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसके लिए अलग लैप बाइंडिंग बनाएंगे। फिर अगर 4 पोल की मशीन है तो अगले 2 N और S के लिए अलग हम बाइंडिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे अलग एक रास्ता मिलेगा, इससे अलग एक रास्ता मिलेगा। यानी कि जितने आपके पोल होंगे उतने आपके ब्रश होंगे, उतने आपके उस समांतर पाथ बनेंगे। समझ रहे हैं ना? तो जितने पोल होंगे उतने आपके समांतर पाथ बनेंगे, उतने आपके पोल बनेंगे। किसमें? लैप वाइंडिंग में। लेकिन वेव वाइंडिंग में एक प्लस आपका स्टार्टिंग टर्मिनल प्लस है, लास्ट टर्मिनल माइनस है, तो एक ब्रश यहाँ लगा दिए, एक ब्रश यहाँ लगा दिए। 2 ही रास्ता, एक इनकमिंग एक आउटगोइंग, 2 ही रास्ता आपको मिलता है इसमें
वेव बाइंडिंग में, ठीक है। 2 ये ब्रश भी लगता है। इसमें जितने पोल होंगे उतने ब्रश लगेगा, उतने रास्ते बनेंगे, उतने समांतर पाथ बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए बाइंडिंग का एक आप कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा एक लेक्चर ही लूँगा। बाइंडिंग में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए है, डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, रिट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, बहुत तरह की बातें हैं, पीचेज, एवरेज पिच, आपका बैक पिच, फ्रंट पिच, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, कंप्यूटेटर पिच, ये सब चीज़ें हम बाइंडिंग में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हमें लैप और वेव बाइंडिंग क्या है बस इतना जानना है, ठीक है। तो इस शब्द से आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं। जैसे शब्द में लिखा है लैप, जैसे लिखा है लैप, लैप का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पोल। इसमें जो पैरेलल पाथ होगा वो कितने होंगे, पोल की संख्या के बराबर होता है। जो समांतर पाथ होगा वो पोल की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, लैप ऑफ पी, यानी कि ए आपके पी के बराबर होगा। ऐसे का जस्ट उल्टा वेव में सीधे जानते ही हैं कि प्लस है, लास्ट में माइनस है, 2 ये पाथ हैं, तो ए बराबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। समझ गए, ये तो आपको समझ में आ गया। तो मान लीजिए उसमें पूरे आर्मेचर में ए समांतर पाथ में जेड कंडक्टर फैला हुआ है, समांतर पाथ ए है और उसमें जेड कंडक्टर आपका फैला हुआ है, ठीक है। तो एक समांतर पाथ में क्या होगा, एक समांतर पाथ में जेड बाई ए कंडक्टर होंगे, जाहिर सी बात है टोटल कंडक्टर जेड बाई ए हो गया एक समांतर पाथ में, ठीक है। तो टोटल कंडक्टर एक समांतर पाथ में हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, एक समांतर पाथ में आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें टोटल कंडक्टर मिल गया, ये टोटल कंडक्टर है। इसको आप क्या कर सकते हैं, जेड बाई ए गुणे एक कंडक्टर, मतलब ये टोटल ही कंडक्टर है और एक कंडक्टर का वोल्टेज हम निकाल लिए हैं और टोटल कंडक्टर यही है एक समांतर पाथ में। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे ताकि ऊपर आपको ठीक से दिखाई दे सके। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। यहाँ समझिएगा, देखिए अप्रिशिएट करिए, वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। अब इसी बात को हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक समांतर पाथ में टोटल कंडक्टर कितने हैं, एक पैरेलल पाथ में टोटल कंडक्टर कितने हैं, जेड बाई ए। एक समांतर पाथ में जेड कंडक्टर, एक समांतर पाथ में जेड कंडक्टर, एक समांतर पाथ में जेड बाई ए कंडक्टर। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि संपूर्ण उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो क्या होगा, ई बराबर बताइए, एक कंडक्टर में टोटल कंडक्टर जेड बाई ए है और एक कंडक्टर का वोल्ट इतना है, इतना ईएमएफ है। 1 किलो आलू का मूल्य 20 रुपया, तो 50 किलो का 50 गुणे 20। वैसे ही एक कंडक्टर का टोटल ईएमएफ कितना है, 5Pn/60 और टोटल कंडक्टर कितने हैं, जेड बाई ए। तो आपका टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, 5Pn/60A। यही टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 2 होगा वेव के लिए और ए बराबर पी होगा लैप के लिए। कभी कन्फ्यूजन हो तो पी शब्द से याद कर लीजिएगा, ए जो है पी के बराबर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आपको क्या करना है, इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों में। पीडीएफ आपका मिल जाएगा, मैं आपको उसका प्लेस बता दूंगा कि ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे देना है। ये चीज़ें आपके जो थंबनेल होता है उसी पर मेंशन रहेगा। तो फिर इस प्रकार यह आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। इसको आप समझ लीजिए, अपने मन से प्रैक्टिस कर लीजिए। हैव ए नाइस डे।